5. पर्यावरण इन्वायरमेंट। 5.1 वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2024 हेतु वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। अन्य संबंधित तथ्य। मूल्यांकन प्राधिकरण। इस रिपोर्ट को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB के द्वारा तैयार किया गया है। मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs। भूजल गुणवत्ता की निगरानी को समान और विश्वसनीय बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOPs को अपनाया गया है। प्रासंगिकता। ये भूजल प्रबंधन में लगे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। क्या आप जानते हैं, पिछले 100 वर्षों में ताजे पानी का वैश्विक उपयोग 6 गुना बढ़ गया है। इसकी वृद्धि दर 1980 के दशक से लगभग 1% प्रति वर्ष रही है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021। भारत के भूजल प्रबंधन में शामिल प्रमुख संस्थाएं। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB। यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है। यह भूजल के अन्वेषण और निगरानी का कार्य करता है। यह केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA के रूप में कार्य करता है। यह भूजल संबंधी विकास और प्रबंधन को विनियमित करता है। मुख्यालय भूजल भवन, फरीदाबाद, हरियाणा। केंद्रीय जल आयोग CWC। यह जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमुख तकनीकी निकाय है। यह राज्य सरकारों के साथ निम्नलिखित में समन्वय करता है: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल, जल विद्युत परियोजनाएं। 3 क्षमताएं। 1. डिजाइन और अनुसंधान। 2. निर्माण प्रबंधन। 3. वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। ये जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को लागू करता है। यह जल की गुणवत्ता में सुधार और उसे बनाए रखने का कार्य करता है। केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में सलाह देता है: प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण पर नियंत्रण, जल गुणवत्ता में सुधार, वायु गुणवत्ता में सुधार। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इस रिपोर्ट में भारत में भूजल गुणवत्ता से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भूजल का उपयोग। दुनिया में भूजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में होता है। साथ ही भूजल द्वारा सिंचाई के तहत आने वाले क्षेत्रफल के मामले में भी भारत प्रथम स्थान पर है। भूजल निकासी का 87% उपयोग कृषि कार्यों में और 11% घरेलू कार्यों में किया जाता है। पुनर्भरण। 2024 में भूजल के कुल वार्षिक पुनर्भरण 15 BCM में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि भूजल निकासी 2017 के आकलन की तुलना में 3 BCM कम हुई है। भूजल निकासी की श्रेणियां। सुरक्षित लेस देन 70%। अधिकांश राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र। अर्ध संकटग्रस्त 70-90%। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, चंडीगढ़। गंभीर 90-100%। इसमें कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। अतिशोषित ग्रेटर देन 100%। पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, दिल्ली। मूल्यांकन की गई इकाइयों की स्थिति। अतिदोहित 2017 में 1186 इकाइयां थीं, जो 2024 में घटकर 751 हो गई हैं। क्रिटिकल 2017 में 313 इकाइयां थीं, जो 2024 में घटकर 206 हो गई हैं। सेमी क्रिटिकल 2017 में 972 इकाइयां थीं, जो 2024 में घटकर 711 हो गई हैं। सुरक्षित 2017 में 4310 इकाइयां थीं, जो 2024 में बढ़कर 4951 हो गई हैं। रासायनिक संरचना। धनायन केशंस। भूजल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम का स्थान आता है। ऋणायन एनियंस। इस संबंध में सबसे अधिक बाइकार्बोनेट होता है, उसके बाद क्लोराइड और सल्फेट का स्थान आता है। राजस्थान और गुजरात में प्राकृतिक सोडियम क्लोरीन NaCl तत्वों की उपस्थिति के कारण भूजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। समय प्रकार। अधिकांश भूजल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। मानसून का अपर्याप्त होना और बार बार अर्ध शुष्क दशाओं में जल में लवणता बढ़ जाती है, जिससे भूजल की गुणवत्ता खराब होती है। कृषि के लिए भूजल की उपयुक्तता। 81% से अधिक भूजल के नमूने सिंचाई के लिए सुरक्षित पाए गए हैं। कुछ इलाकों में सोडियम अवशोषण दर SAR और अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RSC का स्तर अधिक है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए विशेष उपायों की जरूरत है।
पूर्वोत्तर के राज्य यहाँ के 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। क्षेत्रीय विविधताएं। स्वच्छ जल। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में 100% नमूने BIS मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। संदूषित क्षेत्र। राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का भूजल व्यापक रूप से संदूषित पाया गया है। लवणता संबंधी चिंता। राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिलों में बढ़ती इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भूजल में लवणता की बदतर स्थिति का संकेत देती है। मौसमी स्थान। मानसून के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फ्लोराइड का स्तर भूजल के पुनर्भरण के सकारात्मक प्रभावों का संकेत देता है, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूजल प्रबंधन के लिए आगे की राह। संस्थागत सुधार। मिहिर शाह समिति ने सिफारिश की थी कि एकीकृत जल प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल आयोग CWC और केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग NWC का गठन किया जाना चाहिए। कानूनी सुधार। भूजल अधिकारों को भूमि स्वामित्व से अलग किया जाना चाहिए और इनके विनियमन के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। हालिया प्रयास। मौजूद समुदायों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए। इस रिपोर्ट में भारत में भूजल गुणवत्ता से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भूजल का उपयोग। दुनिया में भूजल प्रबंधन के लिए आगे की राह। संस्थागत सुधार। मिहिर शाह समिति ने सिफारिश की थी कि एकीकृत जल प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल आयोग CWC और केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग NWC का गठन किया जाना चाहिए। कानूनी सुधार। भूजल अधिकारों को भूमि स्वामित्व से अलग किया जाना चाहिए और इनके विनियमन के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। हालिया प्रयास। मौजूद समुदायों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए भूजल अधिकारों को औपचारिक बनाया जाए, उनकी कानूनी पहुंच और वित्तीय अवसरों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। संरक्षणीय जल प्रथाएं। जल कुशल कृषि, फसल विविधीकरण, ड्रिप सिंचाई और शून्य जुताई को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्षा जल संचयन। राजस्थान की जोहड़ जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देकर जलभृत एक्विफर पुनर्भरण के प्रयास किए जाने चाहिए। कृत्रिम पुनर्भरण। भूजल स्रोतों में लवणीय जल के प्रवेश और भूमि धंसाव को रोकने के लिए पुनर्भरण तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। नीली हरी अवसंरचना। जलवेटों और जल निकायों का पुनरुद्धार करने के लिए हरे स्थानों, उद्यान, वृक्ष और नीले स्थानों, नदियां, आर्द्र भूमियां को एकीकृत करने की जरूरत है। सामुदायिक सशक्तिकरण। तेलंगाना के मिशन काकतीय जैसी स्थानीय जल संरक्षण पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए। मिशन काकतीय के तहत लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास, सामुदायिक सिंचाई प्रबंधन को मजबूत बनाना और तालाबों के पुनरुद्धार का एक समग्र कार्यक्रम अपनाया गया है। भारत के वाटर गवर्नेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। वीकली फोकस #125 अंग्रेजी में भारत के वाटर गवर्नेंस में सुधार, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अनिवार्य। 5.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए। 150 Years of India Meteorological Department IMD। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में IMD की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम लॉन्च किया। मिशन मौसम के बारे में कार्यान्वयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES। उद्देश्य: भारत को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना, ताकि जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाओं के प्रभाव को कम किया जा सके और समुदायों की अनुकूलन क्षमता को मजबूत बनाया जा सके। कार्यान्वयन: मिशन मौसम का चरण -26 के दौरान लागू किया जाएगा और चरण 2 अगले वित्तीय चक्र में 2026-31 के दौरान लागू किया जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसियां: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा। लक्षित लाभार्थी: आम जनता और विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, पोत परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य। यह लघु और मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 5-10% सुधार कर सकता है। भारत में मौसम विज्ञान का इतिहास और पृष्ठभूमि। 1636 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हेली ने भारतीय मानसून पर एक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा और हिंद महासागर के बीच गर्म एवं ठंडे होने की दर में अंतर के चलते पवनों की दिशा में मौसमी बदलाव होता है। IMD का इतिहास। स्थापना 1875। मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली, लेकिन शुरुआत में ये कोलकाता में था। पहले महानिदेशक सर जॉन इलियट थे, जिन्हें मई 1889 में कोलकाता मुख्यालय में नियुक्त किया गया था।
1947 के बाद का दौर। मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मोएस। यह वैश्विक डेटा विनिमय के लिए पहली मैसेज स्विचिंग कंप्यूटर प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला संगठन है। मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक उपयोग के लिए देश के शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर आईएमडी को दिया गया था। भारत दुनिया का पहला विकासशील देश था जिसने अपना स्वयं का भूस्थिर उपग्रह इनसैट लॉन्च किया। यह भारत और इस क्षेत्र के मौसम की लगातार निगरानी और विशेष रूप से चक्रवात की चेतावनी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता। यह सार्क देशों सहित उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों को चक्रवात संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। भारत में मौसम विज्ञान सेवाओं का विकास क्रम। 1947-1959 रडार युग और बाढ़ संबंधी जोड़ मौसम विज्ञान सेवाओं की शुरुआत। 1960-1970 वैश्विक उपग्रह युग का प्रारंभ। 1971-1983 वैश्विक निगरानी पूर्वानुमान। 1984-1990 भारतीय उपग्रह का युग। 1991-2005 स्वचालित मॉनिटरिंग का प्रारंभ। 2006-2013 आईएमडी के आधुनिकीकरण का युग। 2014-2023 पूर्वानुमान सटीकता में तेजी से प्रगति। आईएमडी की प्रमुख उपलब्धियां। मौसम के सटीक अवलोकन हेतु एक अग्रणी संस्थान। आईएमडी ने मैन्युअल अवलोकन से अब अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन और AWS का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इनकी मदद से आईएमडी विश्वसनीय मौसम डेटा एकत्र करता है जो मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और सेवाओं का प्रमुख आधार है। स्वचालित मौसम स्टेशनों की संख्या 2014 में 675 थी, जो 2024 में बढ़कर 1208 हो गई है। वर्षा निगरानी स्टेशनों की संख्या 2014 में 3995 थी, जो 2024 में बढ़कर 6095 हो गई है। संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान में प्रगति। आईएमडी अब 7 दिन तक का सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान कर रहा है और 15 दिन, 1 माह और पूरे मौसम के लिए पूर्वानुमान भी करने में सक्षम है। मानसून पूर्वानुमान। 1886 से आईएमडी मानसून पूर्वानुमान जारी कर रहा है और अब इससे मौसमी वर्षा के पैटर्न का पूर्वानुमान करने में महारत हासिल कर ली है। आपदा से निपटने की तैयारी और शमन। आईएमडी द्वारा जारी की गई चक्रवात की सटीक चेतावनियों ने चक्रवात के चलते होने वाली मौतों की संख्या को 1999 के 10,000 से घटाकर 2020 2024 में 0 के करीब कर दिया है। आपदाओं से जुड़ी अधिक उन्नत जानकारी प्रदान करने के लिए 2014 में केवल एक भूस्थिर उपग्रह INSAT-3D था, जबकि 2023 में 2 भूस्थिर उपग्रह इनसैट 3D और इनसैट 3DR अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूरसंचार को बढ़ावा। 1970 में दूरसंचार निदेशालय का गठन किया गया। साथ ही इसी वर्ष हाई स्पीड स्विचिंग कंप्यूटरों की भी स्थापना की गई और दिल्ली एक क्षेत्रीय दूरसंचार केंद्र बन गया। विमानन, कृषि और अन्य क्षेत्रों को सहायता। आईएमडी विमान सुरक्षा से लेकर फसल से जुड़ी एडवाइजरी सहित विमानन, कृषि, ऊर्जा और जल संसाधन के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। आईएमडी दिल्ली ने 2003 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी जारी करना शुरू किया। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO के तहत अनिवार्यता के अनुसार 7 ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी सेंटर TCAC में से एक के रूप में काम करता है। अंतर्देशीय जल और सतह परिवहन के लिए मौसम विज्ञान संबंधी सहायता। आईएमडी ने 15 स्थानों पर बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालय FMOS स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय मुख्य रूप से नदी उपबेसिनवार मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान QPF के रूप में मूल्यवान मौसम विज्ञान संबंधी सहायता प्रदान करते हैं। FMOS ने 2017 में मानसून के दौरान मुंबई और उत्तरी कोंकण क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान लगाकर और अधिक लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएमडी के समक्ष चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक वर्षा जैसी अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अवलोकन और संचार प्रणालियों में त्वरित सुधार करने की आवश्यकता है। आईएमडी के 12 किलोमीटर गुणा 12 किलोमीटर ग्रिड का मतलब है कि प्रत्येक सेल 144 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। हालांकि ये व्यापक कवरेज फायदेमंद है, लेकिन ये ओलावृष्टि या भारी वर्षा के मामले में स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में बाधा डालता है। गौरतलब है कि ओलावृष्टि या भारी वर्षा 2-3 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्रों में भी काफी भिन्न हो सकते हैं। आपदाओं के मामले में अग्रिम चेतावनी। आईएमडी को चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर लघु, स्थानीय और क्षेत्रीय पैमाने पर घटित होने वाली तात्कालिक घटनाओं के मामले में। आईएमडी 24 घंटे पहले 97-99% सटीकता के साथ तूफानों का पूर्वानुमान लगा सकता है। हालांकि भारी वर्षा की घटनाओं के लिए इसकी सटीकता 80% से कम है, जो मौसम पूर्वानुमान में कमियों को उजागर करता है।
ये कमियां आपदाओं का कारण बन सकती हैं। सीमित क्षेत्र का मौसम डेटा। भारत में 56 रुपये पर RW रेडियोसॉन रेडियोविंड अवलोकन स्टेशन हैं। इनकी संख्या उष्णकटिबंधीय भारत में ऊपरी वायु के अवलोकन की सटीक निगरानी करने के लिए अपर्याप्त है। चीन में इनकी संख्या 120 तक है। मानसून की अप्रत्याशितता। मध्य अक्षांशों और ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम प्रणाली अधिक स्थिर और अनुमान लगाने योग्य होती है, वहीं मानसून अधिक अस्थायी और अप्रत्याशित होता है, जिससे इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। 2012 में IMD ने वर्षा की मात्रा सामान्य रहने का पूर्वानुमान किया था, लेकिन वर्षा की कमी के कारण सूखा प्रबंधन योजना की जरूरत पड़ी। बाद में पूर्वानुमान में सुधार कर कम वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया तो भारी बारिश हुई। उत्तर भारत में 12% बारिश की कमी दर्ज की गई। उपकरण की गुणवत्ता। भारत में कोई भी रेडियोजॉन्ड उपकरण WMO विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं है। विश्व मौसम संगठन RSRW उपकरणों के लिए कम से कम 3.0 स्कोर की सिफारिश करता है, ताकि वे नियमित तौर पर उपयोग के लिए उपयुक्त हों। AIML मॉडल के लिए समय डेटा का अभाव। स्थानीय स्तर पर डेटा की कमी एक मूलभूत समस्या उत्पन्न करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के हिमालय में 9575 से अधिक ग्लेशियर होने की बात कही जाती है, लेकिन सिर्फ 30 का ही विस्तृत ग्लेशियोलॉजिकल अध्ययन किया गया है। डेटा की ये कमी AI आधारित अग्रिम चेतावनी प्रणाली के विकास में बाधा डालती है। थॉट। आगे की राह। भौतिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ और अध्ययन। इससे विभिन्न स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर अधिक सटीक पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। इसके 2 अच्छे उदाहरण हैं। भूमि वायुमंडल की परस्पर क्रिया, भूमि सतह प्रक्रियाएं, और कन्वेक्टिव पैरामीटराइजेशन। मौसम पूर्वानुमान मॉडल में विभिन्न प्रकार के बादलों का विश्लेषण करना। पृथ्वी प्रणाली के त्रि-आयामी अवलोकन। ये मानसून जैसी जटिल प्रणालियों के लिए सटीक डेटा प्राप्त करने हेतु आवश्यक घटक है। अग्रिम चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना। हमारा लक्ष्य चरम मौसमी घटनाओं के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना, अतिशीघ्र चेतावनी देना और सटीकता में सुधार करना होना चाहिए। वर्तमान में IMD 3 किलोमीटर गुणा 3 किलोमीटर ग्रिड पर प्रयोगात्मक पूर्वानुमान की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः इसका उद्देश्य 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर के हाई रेजोल्यूशन पूर्वानुमान तक पहुंचना है। अंतिम उपयोगकर्ताओं तक बेहतर पहुंच। अभी भी मौसम का पूर्वानुमान करने वाले और संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच एक अंतर बना हुआ है। कई बार उपयोगकर्ता मौसम पूर्वानुमान की भाषा पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, और कई बार मौसम पूर्वानुमान करने वाले उपयोगकर्ताओं की वास्तविक जरूरतों से अनजान रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AI और ML का लाभ उठाना। AI और ML को मौसम मॉडल में एकीकृत करने से उपलब्ध डेटा को अधिक सटीक पूर्वानुमान के लिए प्रोसेस करने में मदद मिलेगी। नोट: मिशन मौसम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.2 देखें। 5.3 स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय रेल मंत्री ने 1200 हॉर्स पावर वाले दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा की। अन्य संबंधित तथ्य। दुनिया में केवल 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं, जो लगभग 500 से 600 हॉर्स पावर उत्पन्न करने में सक्षम हैं। सभी हाइड्रोजन चालित रेल वाहन, चाहे बड़े हों या छोटे, हाइब्रिड के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, भले ही ईंधन का उपयोग ट्रैक्शन मोटर्स, सहायक प्रणालियों या दोनों के लिए किया गया हो। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनों को अधिक लाभ प्राप्त है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए महंगे और जटिल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिसमें बिजली के तारों को ढोने वाली ओवरहेड लाइनें और पावर सबस्टेशन शामिल हैं, जबकि हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। डिज़ाइन। इसे अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक संगठन RDSO लखनऊ द्वारा डिज़ाइन किया गया है। निर्माण: इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई इस ट्रेन के लिए कोचेस का निर्माण कर रही है। पृष्ठभूमि: भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 2023 में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना की घोषणा की। केंद्रीय बजट 2023-24 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों के विकास के लिए धनराशि की घोषणा और आवंटन किया गया। इस उद्यम के भाग के रूप में मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DMU को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने योग्य बनाया जाएगा। परीक्षण मार्ग: हरियाणा में जींद सोनीपत के बीच। हाइड्रोजन के प्रकार: ग्रीन हाउस फुटप्रिंट के साथ उत्पादन विधि, बिजली के माध्यम से उत्पादन, उपयोग की गई तकनीक इलेक्ट्रोलिसिस, जीवाश्म ईंधन के माध्यम से उत्पादन,
ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या कोयला गैसीकरण जोड़ CCS। पायरोसिलिस, ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग या स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। कोयला गैसीकरण, कोयला गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण जोड़ CCS। फीडस्टॉक बाय ऊर्जा स्रोत और ग्रीन हाउस फुटप्रिंट के अनुसार प्रकार। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय आधारित ऊर्जा स्रोत से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट न्यूनतम होता है। पिंक हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट न्यूनतम होता है। येलो हाइड्रोजन, मिक्स्ड ऑरिजिन ग्रिड एनर्जी से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट मध्यम होता है। ब्लू हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस या कोयले से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट निम्न होता है, लेकिन न्यूनतम से लेकर निम्न तक उपयोग के रूप में ठोस कार्बन हो सकता है। टर्क्वाइज हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट मध्यम होता है। ग्रे हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट मध्यम होता है। ब्राउन हाइड्रोजन, ब्राउन कोल, लिग्नाइट से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट उच्च होता है। ब्लैक हाइड्रोजन, ब्लैक कोल से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट उच्च होता। अन्य, बायोमास से उत्पादित, इसका ग्रीन हाउस फुटप्रिंट संभवतः नहीं होता। हाइड्रोजन और इसके इकोसिस्टम के बारे में। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। आणविक संरचना। हाइड्रोजन द्विआणुक डायटॉमिक होता है, यानी इसके अणु में 2 परमाणु होते हैं। रासायनिक गुण। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है और लगभग सभी तत्वों के साथ मिलकर हाइड्राइड नामक द्विआधारी यौगिक बनाता है। यह ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर H जोड़ प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर H हाइड्राइड आयन बना सकता है। जब यह क्लोरीन, सल्फर जैसे अधातुओं के साथ जुड़ता है तो अम्ल एसिड बनाता है। समस्थानिक, आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक पहलें। विश्व बैंक की 10 गीगावाट स्वच्छ हाइड्रोजन पहल। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत के रूप में स्वच्छ हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व को बढ़ावा देना और हाइड्रोजन ईंधन के वाणिज्यिक उपयोग में तेजी लाने वाली नीतियों पर अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल हाइड्रोजन इनिशिएटिव CEMH2I, इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा समर्थित और CEM फ्रेमवर्क के अनुसार विकसित किया गया है। भारत इस पहल का सदस्य है। ग्लोबल प्रोग्राम फॉर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री GPHI, इसे 2021 में यूनिडो ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों और ट्रांजिशन वाले देशों को हाइड्रोजन के विकास में आने वाली चुनौतियों को हल करने में मदद करना है। भारत में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए शुरू की गई पहलें। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM, इसमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना तथा 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक। ग्रीन हाइड्रोजन की श्रेणी में आने वाले उत्सर्जन की सीमा तय करने के लिए यह मानक 19 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था। पोत परिवहन और इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु दिशा निर्देश। इसमें मौजूदा जहाज़ों को ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने के लिए पुनः संयोजित करना तथा पत्तनों पर प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को अपनाने में चुनौतियां। कच्चे माल की लागत। हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर में प्लैटिनम और इरिडियम जैसे महंगे धातु उत्प्रेरकों की जरूरत होती है, जिससे शुरुआती लागत अधिक हो जाती है। हाइड्रोजन का निष्कर्षण। हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है। इसे जल या जीवाश्म ईंधनों से पृथक करना पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उन्नत तकनीक और खास सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ज्वलनशील। हाइड्रोजन गैस 4 से 75% की सांद्रता में हवा में जल सकती है। इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। हाइड्रोजन भंडारण। इसे तरल या उच्च दबाव में सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, जैसे क्रायोजेनिक तापमान पर द्रवीकरण या अत्यधिक संपीड़न, जो ऊर्जा गहन होती हैं। हाइड्रोजन के विविध उपयोग और महत्व। ऊर्जा वाहक 33.6 किलोवाट किग्रा। औद्योगिक उपयोग। रसायन उद्योग। अमोनिया उत्पादन। रिफाइनिंग। पर्यावरणीय उपयोग। कार्बन कैप्चर। प्रदूषण न्यूनीकरण। चिकित्सा क्षेत्र।
लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी, वैज्ञानिक अनुसंधान, यौगिक संश्लेषण, हरित परिवहन, हाइड्रोजन से चलने वाली रेल, मॉड्यूलर ईंधन सेल सिस्टम, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष शटल, इसरो का क्रायोजेनिक इंजन, परमाणु शक्ति, हेवी वाटर मॉडरेटर। आगे की राह, सरकारी सहायता और प्रोत्साहन। इस क्षेत्र में तेजी से निजी निवेश के लिए निवेशकों को आवश्यक विश्वास दिलाने हेतु सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन और कार्यक्रम जारी रखने चाहिए। उत्पादन के लिए मांग उत्पन्न करना। अगला कदम उत्पादन और खपत के लिए मांग उत्पन्न करना है, जैसे कि पीएमई ड्राइव, PMEDRIVE जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए लगभग 125 गीगावाट की संबंधित अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना होगा। वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि सितंबर 2023 में भारत और सऊदी अरब ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के क्षेत्र में क्षमता विस्तार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। 5.4 तापीय विद्युत संयंत्र और सल्फर डाइऑक्साइड, थर्मल पावर प्लांट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और CC ने तापीय विद्युत संयंत्रों TPPS को सल्फर डाइऑक्साइड _2 उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चौथी बार समय सीमा को बढ़ाया है। अन्य संबंधित तथ्य। 2022 में जारी अधिसूचना के तहत तय समय सीमा का विस्तार। मंत्रालय ने TPPS में फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन FGD सिस्टम स्थापित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। 2022 की अधिसूचना के अनुसार भविष्य में बंद नहीं होने वाले TPPS के लिए SO_2 मानकों के अनुपालन की समय सीमा अलग अलग श्रेणियों के लिए सितंबर 2022 में घोषित की गई थी। श्रेणी A 31 दिसंबर 2024, श्रेणी B 31 दिसंबर 2025, श्रेणी C 31 दिसंबर 2026। नई अनुपालन समय सीमा। TPPS में फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन FGD सिस्टम स्थापित करने की नई समय सीमा। श्रेणी A अब 31 दिसंबर 2027, श्रेणी B अब 31 दिसंबर 2028, श्रेणी C अब 31 दिसंबर 2029। FGD प्रणाली, यह बॉयलरों, भट्टियों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO_2 को हटाने का कार्य करती है। श्रेणी A, इसमें वे प्लांट शामिल हैं जो NCR के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर स्थित हैं या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित हैं। श्रेणी B, इसमें वे प्लांट शामिल हैं जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या ऐसे शहरों में स्थित हैं जो निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने में विफल रहे हैं। श्रेणी C, इसमें अन्य सभी प्लांट शामिल हैं। पृष्ठभूमि। 2015 MOEF और CC ने पहली बार भारत में SO_2, NO_X और पारे मर्क्यूरी को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानक लागू किए। यह स्वीकार करते हुए कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र TPP प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। 2017 विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए 7 साल की समय सीमा वृद्धि की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की अतिरिक्त मोहलत दी, जिससे नई समय सीमा 2022 तक बढ़ा दी गई। सल्फर डाइऑक्साइड के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी 67%। मानवजनित स्रोत जीवाश्म ईंधन, कोयला, भारी ईंधन तेल का दहन, थर्मल पावर प्लांट, कार्यालय, फैक्ट्रियां। कागज उद्योग, जीवाश्म ईंधनों का निकर्षण और वितरण, धातु को गलाना, सल्फाइड अयस्क में कॉपर, लेड, जिंक उत्पादन। पेट्रोलियम रिफाइनरी, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस चलित वाहनों में दहन प्रक्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड के नियंत्रण के लिए सरकारी नियम। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों SPCBS को SO_2 उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सरकार बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशिष्ट SO_2 उत्सर्जन सीमाएं तय कर सकती है। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक NAAQS MOEF और CC ने SO_2 सहित विभिन्न प्रदूषकों की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए मानक स्थापित किए हैं। BSVI ईंधन मानक, वाहनों के लिए सख्त BSVI उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं जो ईंधनों में सल्फर की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2019, यह MoEF और CC द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। समीर ऐप और सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, ट्विटर, ये CPCB द्वारा शुरू किए गए हैं। ये वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन की निगरानी में बहुत प्रभावी रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के स्वास्थ्य पर और पर्यावरणीय प्रभाव। श्वसन संबंधी समस्याएं। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे खांसी, घरघराहट, बलगम, अस्थमा के दौरे और फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही यह श्वसन मार्ग में जलन भी उत्पन्न कर सकती है। हृदय संबंधी प्रभाव और अन्य प्रभाव। ये हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और टाइप 2 मधुमेह एवं न्यूरो आकस्मिकताएं होती हैं। अम्ल वर्षा। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। ये जलीय फसलों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी की उर्वरता घटाती है और जलीय जीवन को प्रभावित करती है। सामग्री की क्षति। अम्लीय अभिक्रिया के कारण सामग्री का क्षय होता है, इमारतों और स्मारकों पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ताजमहल पर आसपास की फैक्ट्रियों के कारण नकारात्मक असर पड़ा है। विजिबिलिटी प्रभावित। द्वितीयक कणों, सल्फेट्स के कारण धुंध का निर्माण होता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। आगे की राह। नियमों का कड़ाई से पालन करना। TPPS में FGD सिस्टम स्थापित करने की समय सीमा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। फ्यूल क्लीनिंग, कोल बेनिफिकेशन जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे कोयले को जलाने से पहले पायराइटिक सल्फर को हटाया जा सके। कोल वॉशिंग से लगभग 50% पायराइटिक सल्फर और 20-30% कुल सल्फर को हटाया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए। 5.5 राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड NTB का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड NTB के बारे में। उद्देश्य: हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, विकास और विस्तार के प्रयासों को बढ़ावा देना तथा स्पाइस बोर्ड एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। मुख्यालय: निजामाबाद, तेलंगाना। संबंधित मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। संरचना: अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सदस्य निम्नलिखित शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे फार्मास्यूटिकल विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि। 3 राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि, रोटेशन आधार पर। राष्ट्रीय राज्य स्तर की अनुसंधान संस्थाओं के विशेषज्ञ। हल्दी की खेती करने वाले किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि। वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक सचिव। हल्दी बोर्ड का महत्व। नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा। विदेशों में मार्केटिंग के लिए हल्दी से संबंधित उत्पादों का मूल्यवर्धन। हल्दी के चिकित्सीय गुणों के बारे में लोगों को जागरूक करना। नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहन देना। हल्दी उत्पादों और निर्यात की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना। हल्दी के बारे में। हल्दी एक राइजोम, भूमिगत तना है, जिसे गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। जलवायु: यह विविध उपोष्णकटिबंधीय दशाओं में उग सकता है। तापमान: 20-35 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक वर्षा: 1500 मिलीमीटर या अधिक। मृदा: इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई या चिकनी दोमट मिट्टी वांछनीय होती है। विशेषताएं: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पारंपरिक रूप से त्वचा, श्वसन तंत्र, जोड़ों और पाचन तंत्र संबंधी विकारों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्राकृतिक संकेतक है जो विलयन के pH के अनुसार रंग बदलता है। भारत में हल्दी उत्पादन। हल्दी की खेती का क्षेत्रफल: 30 किस्मों के इसकी खेती लगभग 3.05 लाख हेक्टेयर पर की जाती है। 2023-24। उत्पादन के लिए मांग उत्पन्न करना। अगला कदम उत्पादन और खपत के लिए मांग उत्पन्न करना है, जैसे कि PME ड्राइव, PMEDRIVE जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए लगभग 125 गीगावाट की संबंधित अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना होगा। वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे कि सितंबर 2023 में
भारत और सऊदी अरब ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के क्षेत्र में क्षमता विस्तार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। 5.4 तापीय विद्युत संयंत्र और सल्फर डाइऑक्साइड, थर्मल पावर प्लांट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF और CC ने तापीय विद्युत संयंत्रों TPPS को सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ SO_2 उत्सर्जन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चौथी बार समय सीमा को बढ़ाया है। अन्य संबंधित तथ्य: 2022 में जारी अधिसूचना के तहत तय समय सीमा का विस्तार। मंत्रालय ने TPPS में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम स्थापित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। 2022 की अधिसूचना के अनुसार भविष्य में बंद नहीं होने वाले TPPS के लिए SO_2 मानकों के अनुपालन की। उत्पादन: भारत वैश्विक हल्दी उत्पादन में 70% का योगदान देता है। प्रमुख उत्पादक राज्य: भारत के हल्दी उत्पादन में तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का योगदान लगभग 63.4% है। निर्यात: भारत की वैश्विक हल्दी व्यापार में 62% की हिस्सेदारी है। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, UAE, USA और मलेशिया। GI टैग प्राप्त भारतीय हल्दी: महाराष्ट्र सांगली हल्दी, वेंगुर्ला हल्दी। तमिलनाडु इरोड मंजल, इरोड हल्दी। मेघालय लकाडोंग हल्दी। 5.6 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 5.6.1 अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही साल 2025 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के बारे में: यह वर्ष यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य: जलवायु की प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। ग्लेशियरों का महत्व: दुनिया में 2,75,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। ये लगभग 700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। ये ग्लेशियर विश्व में 70% ताज़े जल की आपूर्ति के स्रोत हैं। 5.6.2 एक अनुमान के अनुसार हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर 2040 तक समाप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर इन हिमालयाज प्रोजेक्टेड टू वैनिश बाय 2040। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। ये 1974 और 2021 के बीच 680 मीटर पीछे हट गया था। इसके कारण इसके क्षेत्रफल में काफ़ी कमी 36% आई है। यह संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट GGCL में शामिल किया गया है। GGCL ग्लेशियरों और क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को उजागर करता है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी का वो जमा हुआ हिस्सा है जिसमें बर्फ, हिम, ग्लेशियर और जमी हुई भूमि फ्रोजन ग्राउंड शामिल है। GGCL परियोजना को 2024 में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंडिक ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्लेशियर के पीछे हटने के बारे में: ग्लेशियर का पीछे हटना वो प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान हिम के पिघलने, वाष्पीकरण एवं अन्य कारणों से कम हो जाता है। समाप्त हो चुके ग्लेशियर: वेनेजुएला का पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर 2024, फ्रांस का सैसनेट ग्लेशियर 2023 आदि। ऐसा अनुमान है कि चीन का दागू ग्लेशियर 2030 तक समाप्त हो जाएगा। पिघलते ग्लेशियरों का क्रायोस्फीयर के प्रभाव: पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका को नुकसान। ग्लेशियर और हिम चादरों में दुनिया का लगभग 70% ताज़ा जल मौजूद है जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिंदू कुश हिमालय में रहने वाले 240 मिलियन लोग अपनी आजीविका एवं अन्य गतिविधियों के लिए क्रायोस्फीयर पर निर्भर हैं। ग्लेशियर या हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ GLOF का बढ़ता जोखिम। तेजी से पिघलते ग्लेशियर से अस्थिर हिमनदीय झीलें बनती हैं। इन झीलों के तटबंध टूटने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। जलवायु फीडबैक लूप: पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी के एल्बिडो को कम करते हैं। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग की दर तेज हो जाती है। क्रायोस्फीयर या हिममंडल के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की पहल: वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य पहले IUCN द्वारा हिमालयन एसोसिएशन नेटवर्क और WWF द्वारा लिविंग हिमालयन इनिशिएटिव। भारत की पहलें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और वन्य रक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन। भारतीय राष्ट्रीय हिमस्खलन बचाव सेवा केंद्र इनकॉइस ये ग्लेशियर से संबंधित घटनाओं पर नजर रखता है और GLOF अलर्ट जारी करता है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के लिए भारतीय कार्यक्रम INDACR 2014। 5.6.3 भारत ने UNFCCC के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट BUR4 प्रस्तुत की। इंडिया सबमिट्स इट्स फोर्थ बायनियल अपडेट रिपोर्ट BUR4 टू UNFCCC। यह रिपोर्ट भारत द्वारा मांगे गए थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन को अपडेट करती है। साथ ही इसमें वर्ष 2020 के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों द्वारा ग्रीन हाउस गैस GHG के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNFCCC के अनुच्छेद 4.1 के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय तथा उनकी रिपोर्टिंग के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। GHG उत्सर्जन, इसमें 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। क्षेत्रवार GHG उत्सर्जन घटते क्रम में ऊर्जा 75.66%, कृषि 13.72%, औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग 8.06%, अपशिष्ट 2.56% आदि। सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता, इसमें 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है। गैर जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा, इनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 46.52% थी। कार्बन सिंक का निर्माण 2005 से 2021 के बीच वनावरण और वृक्षावरण के चलते 2.29 बिलियन टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है। वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भारत द्वारा शुरू की गई पहलें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रौद्योगिकी साझा करने के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यह पहल सतत ऊर्जा स्रोतों को समर्थन प्रदान करने हेतु जैव ईंधन उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, यह आपदाओं के प्रति अवसंरचना को मजबूत और सक्षम बनाने पर केंद्रित है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लाइफ आंदोलन, यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय योजनाएं, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम। 5.6.4 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEF और CC ने पर्यावरण राहत निधि संशोधन योजना 2024 अधिसूचित की। MoEF और CC नोटिफाइड एनवायरनमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम 2024। यह अधिसूचना लोक दायित्व बीमा अधिनियम PLIA 1991 की धारा 7A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन योजना के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि ERF योजना 2008 में संशोधन किया जाएगा। PLIA की धारा 7A में पर्यावरण राहत निधि ERF की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। मुख्य संशोधनों पर एक नज़र। प्रशासन, पर्यावरण राहत निधि ERF का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। निधि प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ERF का निधि प्रबंधक था। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ERF का निधि प्रबंधक बन गया है। CPCB 5 साल के लिए प्रबंधक रहेगा। भुगतान, डिसबर्समेंट, निधि प्रबंधक केंद्र सरकार के साथ परामर्श से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा व उसका रखरखाव करेगा। साथ ही वो जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार के आदेश के माध्यम से राशि को वितरित करेगा। निवेश, ERF राशि को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों में सुरक्षित रूप से निवेश किया जाएगा ताकि धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत, निधि प्रबंधक खतरनाक पदार्थों के निर्माण, प्रोसेसिंग, उपयोग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, समाप्ति, रूपांतरण, हस्तांतरण आदि के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF राशि निर्धारित करेगा। लेखा परीक्षा, ERF के खातों की लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक करेगा। इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। संबंधित सुर्खियां। लोक दायित्व बीमा संशोधन नियम
2024 पर्यावरण मंत्रालय ने PLIA 1991 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। मुख्य संशोधनों पर एक नज़र। प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति में प्रत्यक्ष और पर्यावरण संबंधी हित रखने वाले व्यक्ति भी संपत्ति की बहाली के लिए दावा कर सकते हैं। यह पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF के उपयोग का प्रावधान करता है। एकल दुर्घटना के लिए बीमा पॉलिसी कवरेज सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए और एकाधिक दुर्घटनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पाँच दशमलव 6.5 छत्तीसगढ़ हरित GDP अपनाने वाला पहला राज्य बना। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन GDP। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना पेश की है। इस योजना के तहत उसने अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित GDP से जोड़ने का फैसला किया है। यह कदम स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता जैसे वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदानों और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच मौजूद परस्पर संबंध को जानने में मददगार साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तेंदूपत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हरित या ग्रीन GDP के बारे में। उत्पत्ति। ग्रीन GDP की अवधारणा 1980 के दशक के अंत में विकसित हुई थी। यह अवधारणा पारंपरिक GDP गणना के विपरीत GDP में पर्यावरण पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभावों को सम्मिलित करने पर केंद्रित है। परिभाषा। ग्रीन GDP का तात्पर्य पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद GDP से है। गणना। ग्रीन GDP इक्वल्स निवल घरेलू उत्पाद माइनस प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत जोड़ पारिस्थितिकी तंत्र के ह्रास की लागत। ग्रीन GDP की आवश्यकता। पारंपरिक GDP गणना में पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण की अनदेखी की जाती है। यह अक्सर उन्हें आर्थिक लाभ के रूप में मानती है। उदाहरण के लिए वनों को काटने और लकड़ी बेचने से GDP में वृद्धि होती है, परंतु इससे दीर्घकालिक कल्याण और सतत विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। 5.6.6 नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA। गोल्डमैन सॉक्स समूह सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने NZBA से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA के बारे में। ये बैंकों द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने, निवेश और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्यों के अनुरूप करना है। कोई भी भारतीय बैंक NZBA का सदस्य नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल के तहत प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग PRB की जलवायु संबंधी एक पहल है। 5.6.7 भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म। भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म के बारे में। इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्लीनटेक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। 5.6.8 IPBES ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट जारी की। IPBES रिलीजेस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES ने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है: जैव विविधता हानि के लिए जिम्मेदार कारण और रूपांतरणकारी परिवर्तन के निर्धारक तथा जैव विविधता के लिए 2050 विजन को प्राप्त करने के विकल्पों पर आकलन रिपोर्ट। रूपांतरणकारी परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के बारे में। परिभाषा। यह विचारों, सोचने के तरीके, संरचनाओं, संगठन और शासन के तरीके तथा पद्धतियों, काम करने व व्यवहार करने के तरीके में व्यापक एवं मौलिक बदलाव है। रूपांतरणकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए 4 सिद्धांत: 1. समता और न्याय। 2. बहुलवाद और समावेशन। 3. मानव और प्रकृति के बीच सम्मानपूर्ण एवं परस्पर संबंध तथा 4. अनुकूलनशील शिक्षा और कार्रवाई। वैश्विक स्थिरता के लिए रूपांतरणकारी परिवर्तन हेतु 5 रणनीतियां। महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनरुद्धार करना,
उदाहरण के लिए नेपाल में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम, भारत में समुदाय आधारित वन प्रबंधन। प्रकृति के क्षरण के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में सुनियोजित बदलाव लाना, उदाहरण के लिए कृषि व पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और शहरी विकास के क्षेत्रों में सुनियोजित परिवर्तन लाना। प्रकृति और समानता के लिए आर्थिक प्रणालियों में रूपांतरण करना, उदाहरण के लिए जैव विविधता प्रबंधन के लिए सालाना $900 बिलियन से अधिक की आवश्यकता है, लेकिन केवल $135 बिलियन ही खर्च किए जाते हैं। वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद $58 ट्रिलियन का 50% से अधिक हिस्सा कुल मिलाकर प्रकृति पर निर्भर करता है। गवर्नेंस प्रणालियों को समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए उनमें रूपांतरण करना, उदाहरण के लिए गैलापागोस मरीन रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र आधारित गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मानव प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों को पहचानने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव करना। इसे प्रकृति आधारित अनुभवों, नीति आधारित समर्थन और व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए स्वदेशी ज्ञान को शामिल करके हासिल किया जा सकता है। 5.6.9 IUCN द्वारा पहली बार वैश्विक मीठे पानी के जीव जंतुओं का आकलन, फर्स्ट एवर ग्लोबल फ्रेशवाटर फौना असेसमेंट बाय IUCN। यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के नेतृत्व में किया गया है। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित लाल सूची के लिए वैश्विक स्तर पर ताजे जल में रहने वाली अलग अलग प्रजातियों हेतु किया गया अब तक का प्रथम आकलन है। इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। दुनिया की 24% मीठे पानी की प्रजातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। प्रमुख हॉटस्पॉट्स इसमें विक्टोरिया झील, केन्या, तंजानिया और युगांडा, टिटिकाका झील, बोलीविया और पेरू व श्रीलंका का आर्द्र क्षेत्र और पश्चिमी घाट भारत शामिल हैं। प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां केकड़े, क्रेफिश और ड्रैगनफ्लाई के समान दिखने वाले कीट। इसके बाद ताजे जल की मछलियों का स्थान है। ताजे जल में रहने वाले 23,496 जीवों में से कम 4,294 प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं। अन्य तथ्य, जल की उच्च अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और अधिक सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं है। इसके विपरीत जल की कम अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और कम सुपोषण वाले क्षेत्रों में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक है। जल की उच्च अभावग्रस्तता का अर्थ है जहां जल की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का तात्पर्य जल में पोषक तत्वों की अधिकता से है, जिसके कारण शैवाल और पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। ताजे जल से जुड़े कुछ तथ्य। स्थिति, पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों में से लगभग 10% ताजे जल की प्रजातियां हैं। महत्व, ये सुरक्षित पेयजल, आजीविका, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग प्रदान करता है। ताजे जल के समक्ष खतरे। प्रदूषण, मुख्यतः कृषि एवं वानिकी से। क्षरण, जैसे कृषि उपयोग के लिए भूमि में परिवर्तन करना, जल निकासी और बांधों का निर्माण आदि। अन्य, अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होना। 5.6.10 संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन, सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग और इसकी वजह से कृषि खाद्य प्रणालियों में उत्पन्न चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन के संधारणीय उपयोग के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन। वर्तमान में मुख्य कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की सतह में लगभग 150 टेराग्राम TG अभिक्रियाशील नाइट्रोजन नियत करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये मात्रा साल 2100 तक बढ़कर 600 टेराग्राम प्रति वर्ष हो सकती है। इससे पर्यावरण में नाइट्रोजन हानि, नाइट्रोजन लॉस बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन हानि ये निम्नलिखित रूपों में होती है। अमोनिया NH_3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO_X- का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ N_2O- का उत्सर्जन होता है। यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस GHG है। नाइट्रेट ऑन NO_3 का मृदा और जल स्रोतों में रिसाव बढ़ता है, जो यूट्रोफिकेशन और अम्लीकरण का कारण बनता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। कृषि खाद्य प्रणालियों की भूमिका। मानव जनित नाइट्रोजन उत्सर्जन में पशुधन क्षेत्र की 1/3 हिस्सेदारी है। इसमें सिंथेटिक उर्वरक, भूमि उपयोग में बदलाव और गोबर से उत्सर्जन नाइट्रोजन प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। नाइट्रोजन के उपयोग का दोहरा प्रभाव।
कृषि में नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग मृदा के क्षरण को रोकता है और पोषक तत्वों की कमी की भरपाई करता है। साथ ही फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है। इसके अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वायु और जल की गुणवत्ता खराब होती है तथा समताप मंडल में ओजोन परत स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन का क्षरण होता है। संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन से संबंधित अन्य तथ्य। इसका उद्देश्य बाह्य से नाइट्रोजन के उपयोग को रोकना, वातावरण में नाइट्रोजन हानि को कम करना तथा उत्पादन प्रणाली के भीतर नाइट्रोजन की रीसाइक्लिंग को बढ़ाना है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE बढ़ाना। यह अंतिम उत्पादन में प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा और इनपुट के रूप में उपयोग किए गए कुल नाइट्रोजन का अनुपात है। NUE को बढ़ाने में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं: उन्नत उर्वरक रणनीतियों को अपनाना, गोबर से होने वाले नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करना, पशुधन प्रणाली को फसल उत्पादन के साथ एकीकृत करना आदि। फसल चक्र में सोयाबीन, अल्फाल्फा जैसी फलीदार फसलों की खेती के जरिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं निर्धारित करनी चाहिए। 5.6.11 कंपाला घोषणापत्र, कंपाला डिक्लेरेशन, पोस्ट मालाबो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम CAADP पर अफ्रीकी संघ AU का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 10 वर्षीय CAADP रणनीति और कार्य योजना तथा अफ्रीका में लचीली एवं टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण पर कंपाला CAADP घोषणा पत्र अपनाया गया। कंपाला घोषणा पत्र के बारे में। कंपाला घोषणा पत्र मालाबो घोषणा पत्र की उत्तरवर्ती है। मालाबो घोषणा पत्र को 2014 में अपनाया गया था। मालाबो घोषणा पत्र साझा समृद्धि और बेहतर आजीविका के लिए त्वरित कृषि विकास एवं परिवर्तन पर आधारित था। इसकी कार्यान्वयन अवधि 2026-2035 होगी। इसमें 6 प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका उद्देश्य अफ्रीका में कृषि खाद्य प्रणाली को बदलना और उसे मजबूत करना है। पाँच 6.12 मैन्युफैक्चर्ड सैंड MSAND। हाल ही में राजस्थान सरकार ने संधारणीय निर्माण और अवसंरचना के लिए MSAND 2024 नीति जारी की। मैन्युफैक्चर्ड सैंड MSAND के बारे में। क्या है MSAND? ये चट्टानों या खदान के पत्थरों को पीसकर बारीक पाउडर में बदलकर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट निर्माण में नदी की रेत के विकल्प के रूप में किया जाता है। मुख्य लाभ। अनुकूल तरीके से कार्य करती है। इसमें सीमेंट के सेटिंग समय और गुणों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बनिक एवं घुलनशील यौगिक नहीं होते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। मजबूत। इसमें मिट्टी, धूल और गाद कोटिंग जैसी अशुद्धियां नहीं होती हैं। पर्यावरण के अनुकूल। इसे प्राप्त करने के लिए नदी के खनन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे भूजल की कमी, नदी में जल की कमी जैसी पर्यावरणीय आपदाओं को टाला जा सकता है। 5.6.13 ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 रिपोर्ट, ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक जल चक्र की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें प्रमुख जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की सभी अवस्थाओं, ठोस, तरल और गैस में संचरण को दर्शाता है। तरल अवस्था वाला जल वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है, जो बादलों में संघनित होकर वर्षा का निर्माण करता है तथा वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। जल चक्र की स्थिति। 2024 में जल संबंधी आपदाओं के कारण 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 40 मिलियन लोग विस्थापित हो गए तथा 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। मृदा में मौजूद जल के मामले में काफ़ी क्षेत्रीय विषमताएं देखी गई हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा तथा पश्चिमी अफ्रीका में अत्यधिक गीली मृदा दर्ज की गई है। झीलों और जलाशयों का भंडारण लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तीव्रता। जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को 7.4% तक बढ़ा दिया है। गर्मी नुकसान। गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है।
सूखा। तापमान वृद्धि से अधिक वाष्पीकरण होता है, मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा बढ़ता है। हाल के दशकों में अत्यधिक शुष्क महीने आम हो गए हैं। समुद्र जल स्तर में वृद्धि। तापीय विस्तार और पिघलती बर्फ से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही महासागरीय अम्लीकरण से समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है। 5.6.14 WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप ऑफ WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP। नए सदस्यों में अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया शामिल हैं। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP के बारे में शुरुआत। इसे 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। GPAP प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी और फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन के प्लास्टिक पिलर के रूप में कार्य करती है। वर्तमान सदस्य इसके 25 सदस्य हैं। इनमें देश का महाराष्ट्र राज्य भी शामिल है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: सरकारों, व्यवसाय जगत और नागरिक समाज को एक साथ लाकर प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को तेज करना, सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ना ताकि उत्सर्जन में कमी हो सके, साथ ही भूमि व महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रमुख कार्य: देशों को राष्ट्रीय कार्रवाई रोडमैप तैयार करने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फंड जुटाने में मदद करना। विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने में आने वाली चुनौतियां: बढ़ते प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की सीमित क्षमता। OECD की ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2000 से 2019 के बीच विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा दोगुने से अधिक हो गई है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बन गया। प्लास्टिक अपशिष्ट की कम रिसाइक्लिंग। केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइक्लिंग की गई है। 19% प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाया गया तथा लगभग 50% प्लास्टिक अपशिष्ट को सैनिटरी लैंडफिल्स में डाल दिया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव। यह भूमि, ताजे जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता है। ये जैव विविधता हानि, पारिस्थितिकी तंत्र के निचलीकरण और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है। प्लास्टिक प्रदूषण प्रति वर्ष अनुमानित 1.8 बिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। लैंडफिल से उत्सर्जित मीथेन विशेष रूप से उत्तरदायी है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके जानवरों और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पर्यटन, मत्स्यिकी, कृषि और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से होने वाली आय में गिरावट दर्ज की जाती है। (5.6.15) ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट GEAPP। GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु $100 मिलियन का कोष स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। घोषित की गई अन्य पहलें: डिजिटाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन DUET, एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज ENTIS 2.0 आदि। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट GEAPP के बारे में। GEAPP एक वैश्विक सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तेज करना है। इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: 1 बिलियन लोगों को ऊर्जा उपलब्ध कराना, 150 मिलियन लोगों को हरित रोजगार उपलब्ध कराना, 4 बिलियन टन उत्सर्जन से बचाव करना आदि। फोकस क्षेत्र: वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, ऊर्जा संबंधी गरीबी, बिजली तक पहुंच का अभाव उन्मूलन, सतत विकास आदि। 5.6.16 कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES सिस्टम। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES सिस्टम फैसिलिटी ने चीन में पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES के बारे में परिचय। यह ऊर्जा भंडारण की एक तकनीक है। इसका उपयोग वायु को संपीड़ित करके बंद स्थानों में ऊर्जा भंडारित करने के लिए किया जाता है। ऐसे बंद स्थानों में भूमिगत खदान या नमक की गुहाओं के अंदर बनी गुहाएं शामिल हैं। ये तकनीक विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, संपीड़ित वायु के रूप में भंडारित करती है। इसमें ऊर्जा को ऑफ पीक घंटों के दौरान भंडारित किया जाता है तथा मांग अधिक होने पर ग्रिड में आपूर्ति कर दी जाती है। लाभ: CAES पीक समय के दौरान बिजली की मांग आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। साथ ही ये ऊर्जा भंडारण की पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया भी है।
5.6.17 एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम 2025 एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल्स 2025। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन नियम 2025 अधिसूचित किए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स उन सभी वाहनों को कहा जाता है जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हैं: जिनका पंजीकरण वैध नहीं रह गया है, जिन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर द्वारा अनफिट घोषित कर दिया गया है, जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इस नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। नियम किन वाहनों पर लागू होंगे? ये नियम वाहनों की टेस्टिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की स्क्रैपिंग में शामिल वाहनों के निर्माता, पंजीकृत मालिक, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र, आरवीएसएफ और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन आदि पर लागू होंगे। किन पर नहीं लागू होंगे? ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। किन पर नहीं लागू होंगे? ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियों पर। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016 के अंतर्गत शामिल अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल पर। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत शामिल ई अपशिष्ट पर। वाहन निर्माताओं की जिम्मेदारियां। निर्माताओं को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ईपीआर की जवाबदेही पूरी करनी होगी। वे इसे निम्नलिखित तरीकों से पूरा कर सकते हैं: खुद के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र आरवीएसएफ द्वारा जारी ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदकर या किसी अन्य संस्था के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र आरवीएसएफ से ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदकर। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ईपीआर प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। इसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र आरवीएसएफ के नाम से जारी किया जाता है। वाहन के पंजीकृत मालिक और थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां। इन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को 180 दिनों के भीतर किसी भी निर्माता के किसी भी निर्धारित बिक्री आउटलेट या निर्धारित संग्रह केंद्र या आरवीएसएफ में जमा करना होगा। कार्यान्वयन समिति। इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति का उद्देश्य एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। नोट: भारत में वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.7 देखें। 5.6.18 विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कॉरल्स। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल कॉरल्स को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया। प्रवाल संरक्षण एवं पुनर्बहाली के संदर्भ में यह अभूतपूर्व उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। क्रायोबॉर्न कोरल के बारे में। क्रायोबॉर्न कोरल, इन्हें क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिकाओं और उनके शुक्राणुओं को बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस। प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भरा होता है जो फ्रीजिंग पर हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकाला और बर्फ पिघलने पर प्रवाल कोशिकाओं की संरचनाओं को सहारा देने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। इस सफलता का महत्व। जलवायु परिवर्तन का सामना। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना है। चयनात्मक प्रजनन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। प्रवाल की प्राकृतिक रूप से प्रजनन अवधि काफी लंबी होती है। वे साल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। इसलिए क्रायोप्रिजर्वेशन का उपयोग करके प्रवाल के अंडाणु, अंडे और शुक्राणु स्पर्म को संरक्षित किया जा सकता है ताकि भविष्य में साल के किसी भी समय प्रवाल की पुनर्बहाली के प्रयासों में उनका उपयोग किया जा सके। यह तकनीक शोधकर्ताओं के लिए चयनात्मक प्रजनन और प्रजनन के लिए प्रवाल कॉलोनियों का कई बार उपयोग करना संभव बनाती है। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ के बारे में। प्रवाल निडेरिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले अकशेरुकी, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। निडेरिया वर्ग फाइलम निडेरिया के अंतर्गत आता है। प्रवाल अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलीप कहा जाता है।
ये पॉलिप कॉलोनियों के माध्यम से भित्ति का निर्माण करते हैं। ये पॉलिप कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर से बने एक कठोर कंकाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। ये पोषण के लिए सहजीवी शैवाल ज़ूक्ज़ैंथेले पर निर्भर होते हैं। वितरण मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण जल में पाए जाते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। इस कारण वे ऐसे जल में विकसित होती हैं जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है। गहराई प्रवाल भित्तियां आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर विकसित होती हैं जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है। 5.6.19 बाघों का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर्स। मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा तीनों राज्यों को 15 बाघ देगी। बाघों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। ये एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य से सबसे अधिक संख्या में बाघों का स्थानांतरण होगा। देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या 785 मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश इस परियोजना में योगदान दे रहा है। अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजनाओं ISTTPS के बारे में। उद्देश्य बाघों को पुनः बसाना, उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना जो कभी उनके प्राकृतिक पर्यावास थे, लेकिन समय के साथ वहां उनकी आबादी या तो बहुत कम हो गई या पूरी तरह से विलुप्त हो गई। मौजूदा आबादी को बढ़ाना, लंबे समय तक बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौजूदा बाघों की संख्या में वृद्धि करना। पहली बाघ स्थानांतरण परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 बाघों को ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ऐसी परियोजनाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाघों को स्थानांतरित करने के लाभ, पारिस्थितिक संतुलन, इससे बाघों की कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी शिकार संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद मिलती है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना, इसमें बाघों की अत्यधिक आबादी वाले रिजर्व में मानव बाघ संघर्ष को कम किया जा सकता है। भू परिदृश्यों का पुनर्स्थापन, इससे उन क्षेत्रों का पुनर्स्थापन किया जा सकता है जहां बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे। बाघों को स्थानांतरित करने से जुड़ी चिंताएं। स्थानीय समुदायों का विरोध, इससे टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपनी जान को खतरा महसूस हो सकता है। मौजूदा बाघों के साथ संघर्ष, इससे नए बाघों और मौजूदा बाघों के बीच अपने इलाकों को लेकर संघर्ष हो सकता है। इससे वे इंसानी आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ सकते हैं। अन्य खतरे, जल प्रबंधन जैसे बाघ के लिए शिकार की कम उपलब्धता आदि। 5.6.20 होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, होलोंगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस की खोज के प्रस्ताव को मंजूरी दी। होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अवस्थिति, यह अभयारण्य असम के जोरहाट जिले में स्थित है। इसमें आधिकारिक तौर पर हिडेगाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट, दिसोई रिजर्व फॉरेस्ट और तिवो हिल रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं। स्थापना 1997 में। महत्व, इसमें भारत की एकमात्र गिब्बन प्रजाति हुलॉक गिब्बन पाई जाती है। साथ ही इसमें पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट बंगाल स्लो लॉरिस भी पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं कैप्ड लंगूर, रीजस मैकॉक, असमिया मैकॉक, पिकटेल मैकॉक और स्टम्प टेल मैकॉक। 5.6.21 शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में नामित किया है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अवस्थिति, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की मध्य ऊंचाई वाली श्रृंखला पर स्थित है। अभयारण्य का नाम शिकारी देवी के नाम पर रखा गया है। अभयारण्य में देवी को समर्पित एक मंदिर भी है। जल विज्ञान, जुंजी खड्डा यहां बहने वाली एक सहायक नदी है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। वनस्पति, अल्पाइन चारागाह और शीतोष्ण पर्णपाती वन। जीव जंतु, एशियाई काला भालू, तेंदुआ, बाकिंग डियर, विशाल उड़ने वाली गिलहरी आदि। 5.6.22 कवचम, कावाचाम। केरल ने रियल टाइम में आपदा अलर्ट के लिए केरल चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली कावाचाम शुरू की। कवचम के बारे में।
इसे केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग से विकसित किया है। इसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना ऑन NCRMP के अंतर्गत समर्थित किया गया है। ये खतरे का आकलन करेगा, अलर्ट जारी करेगा और खतरा आधारित एक्शन प्लान प्रदान करेगा। ये अत्यधिक वर्षा जैसी मौसम की चरम घटनाओं के लिए अपडेटेड जानकारी भी प्रदान करेगा। 5.6.23 गंभीर प्रकृति की विपदा कैलामिटी ऑफ सिवियर नेचर। अंतरमंत्रालय केंद्रीय दल IMCT ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित किया। गंभीर प्रकृति की विपदा के बारे में वैधानिक प्रावधान। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF के दिशा निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को गंभीर प्रकृति की विपदा घोषित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं दिया गया है। हालांकि अधिक जानमाल के नुकसान और उसकी गंभीरता के आधार पर केंद्र सरकार इसे गंभीर प्रकृति की विपदा मानती है। यह वर्गीकरण आमतौर पर अंतरमंत्रालयी केंद्रीय दल IMCT की सिफारिशों पर आधारित होता है। वित्तीय सहायता। गंभीर प्रकृति की विपदा में निपटने के लिए राज्य को अपने SDRF में उपलब्ध शेष राशि के अलावा NDRF से भी अतिरिक्त धनराशि मिलती है। 5.6.24 गरुड़ाक्षी। कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। गरुड़ाक्षी के बारे में यह पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान ऑनलाइन FIR प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के माध्यम से वन अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकेगी। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। 5.6.25 भारत की तटरेखा की पुनर्गणना इंडियाज कोस्टलाइन रिकैलकुलेटेड। भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़ाकर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का कारण राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है। यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारनदमुख और नदीमुखों को भी मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लंबाई को सीधी रेखा में मापा जाता था। मुख्य निष्कर्ष। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 357% दर्ज की गई, जबकि केरल में सबसे कम वृद्धि 5% दर्ज की गई। पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 किलोमीटर कम हो गई है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, जिसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश अब तीसरे स्थान पर है। 5.6.26 हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश हाइड्रोक्लाइमैटिक विप्लैश। विशेषज्ञों ने अमेरिका में वनाग्नि की तीव्रता के लिए हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश को जिम्मेदार माना है। जलवायु परिवर्तन ने हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश घटना को और गंभीर बना दिया है। हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश के बारे में यह मौसम संबंधी दुर्लभ हाइड्रोक्लाइमेटिक अस्थिरता की स्थिति है। अत्यधिक आर्द्र मौसम के बाद अत्यधिक शुष्क मौसम के आने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। प्रभाव। अचानक बाढ़, वनाग्नि, सूखा, बीमारियों का प्रकोप जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। बढ़ता या जल में अत्यधिक कार्बनिक या खनिज सामग्री के मिलने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पादपों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, बड़ी संख्या में मवेशी मर जाते हैं आदि। इन वजहों से खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। 5.6.27 पोलर वॉर्टेक्स पोलर वॉर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट हुआ है। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है? परिभाषा। यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज करता निम्न दबाव और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। इसके प्रकार क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर ये धरातल से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित होते हैं। समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ये धरातल से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं। ध्रुवीय भंवर के प्रभाव। आर्कटिक ब्लास्ट। ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण
अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है। आमतौर पर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित रखता है। चरम मौसमी घटनाएं। कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक सकती है। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है। इससे चरम मौसमी घटनाएं जैसे ठंड, बर्फबारी बढ़ जाती हैं। ओजोन क्षरण। ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन के क्षरण को तेज करती है। इससे ओजोन छिद्र बन सकता है। भारत पर प्रभाव। कमजोर ध्रुवीय भंवर के परिणामस्वरूप अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिर जाता है। 5.6.28 आर्टीजियन दशाएं। आर्टीजियन कंडीशन। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव में आर्टीजियन दशाएं देखी गईं। आर्टीजियन दशाओं के बारे में। इसके तहत भूमिगत जल अपारगम्य या कम पारगम्य चट्टानों की परतों में फंसा रहता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में कम पारगम्य चट्टानों से घिरा रहता है। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत दबाव बहुत अधिक हो जाता है। आर्टीजियन दशाएं तब बनती हैं जब भूजल का प्रवाह पुनर्भरण क्षेत्र से निम्न ऊंचाई वाले किसी बिंदु तक होने लगता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक जल स्रोत, स्प्रिंग्स, झरने आदि। ट्यूबवेल या कुओं से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत होती है, लेकिन आर्टीजियन जल स्वयं भूमिगत दबाव के कारण ऊपर धरातल की ओर निकलने लगता है। 5.6.29 मूसी नदी। मूसी रिवर। मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में शामिल किया गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2 वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। मूसी नदी के बारे में। उद्गम। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरी की पहाड़ियों से। यह कृष्णा नदी की बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पर उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है। ईसी 8 किलोमीटर और मूसा 13 किलोमीटर नामक 2 नदियां मिलकर मूसी नदी का निर्माण करती हैं। महत्व। यह नदी हैदराबाद शहर के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। 5.6.30 माउंट ईबू। माउंट ईबू इंडोनेशिया के हलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट ईबू में इस महीने 1000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन हुआ। माउंट ईबू के बारे में। माउंट ईबू एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है, जो लगातार ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के किनारों का एक हिस्सा है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां घटित होती रहती हैं। इंडोनेशिया में अनेक ज्वालामुखी हैं, क्योंकि ये अभिसारी विवर्तनिक प्लेटों विशेष रूप से प्रशांत यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों के बीच स्थित है। इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी प्रस्फुटन माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी। क्वेश्चन साहित्य पूरा दो। पूरे स्क्रीनशॉट को टेक्स्ट में बदल कर दो। जैसा